बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। Hello friends, myself Jonathan and I'm a system developer, and today in this course I'm going to tell you something about database management with Node.js. This part of course is brought to you by myexcelclass.com. So let's first start with the topic, that is connecting to databases. How we can connect the data, what are the actions we can perform on the database. We will go through this step by step in this particular course. इस particular course में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जनरली रीड राइट अपडेट ऑपरेशन. So let's say connecting to MySQL. जैसा कि आपको पता ही होगा कि MySQL बहुत फेमस ओपन सोर्स डेटाबेस है और बहुत सी साइट्स इसको MySQL के डेटाबेस को यूज़ करती हैं. ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि RDBMS है. यहाँ हम देखेंगे कि लैंग्वेज Node.js में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे कि अगर अपने पिछले ट्यूटोरियल देखेंगे कोई जनरली अगर हम कोई फंक्शनलिटी को यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई या तो कोई का मॉड्यूल यूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक नोड का मॉड्यूल अवेलेबल है जिसका नाम है MySQL, जिसे हम यूज़ करेंगे अब डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में Node.js में. ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से हम MySQL को Node.js के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए var MySQL equal to require MySQL, var client equal to MySQL dot create client, host, username, password और फिर इसके बाद client dot query, select hello world function और result field console dot log, results console dot log, fields client dot log. तो हम इसको फिर से एक बार देखते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया है हमने. तो सबसे पहले बात है MySQL इक्वल टू रिक्वायर MySQL. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि MySQL को कनेक्ट करने के हम नोड के मॉड्यूल को यूज़ करते हैं. इस केस में हमारा मॉड्यूल है MySQL. बहुत ही सिंपल सा, जिसने एक ऑब्जेक्ट एक्सपोज किया है, उस ऑब्जेक्ट को हमने MySQL नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया. अब हम फर्दर इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. जो भी मेथड्स हमें API से हमें एक्सपोज कराती होंगी हम उस मेथड्स को यूज़ करेंगे. तो अब हम सेकेंड लाइन पर देखते हैं var client equal to MySQL create client. MySQL जैसा कि हमने पहले लाइन में देखा, ये एक ऑब्जेक्ट है इसका क्रिएट क्लाइंट नाम का एक मेथड है. इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पास करें, एक होस्ट है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है. ये बेसिकली एक अपने आप में एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं, सेट करती हैं, जैसे कि होस्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड. होस्ट हमारा जो होस्ट या हम जिस URL को हिट करें या फिर
जिस पर्टिकुलर जो हमारा सर्वर नेम है, तो पर्टिकुलर केस में हमारा नाम लोकल होस्ट है, यूज़र उसमें ऐसी कॉल का यूज़र है, तो यहाँ पे रूट है, पासवर्ड रूट है, या फिर जनरली होस्ट केस है इट्स ब्लैंक। आपके माई सीक्वल का पासवर्ड हो सकता है ब्लैंक हो, वॉट एवर द केस आप उस हिसाब से अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पास कर देंगे। ये आपकी अपने माई सीक्वल की क्रेडेंशियल्स होंगी। अब हमने ये जो क्लाइंट बनाया था यहाँ से माई सीक्वल डॉट क्रिएट नाम से वेरिएबल, इसके ऊपर हम मेथड्स को अप्लाई करेंगे। तो जो भी हमें क्वेरी लिखनी होगी हम क्लाइंट डॉट क्वेरी से, अगर हम माई सीक्वल का सिंपल यूज़ करते हैं इस केस में डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, तो हम इस केस में अगर आप देखिए तो हमने बहुत ही सिंपल से एक क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया है। एक बहुत ही सिंपल सी सेलेक्ट की क्वेरी लिखी है जिसका हमने कॉल बैक लिखा है, एक कॉल बैक फंक्शन लिखा है जो 3 पैरामीटर्स जो ले रहा है, एक एरर, एक रिजल्ट्स और एक फील्ड्स। अगर हम चाहेंगे कि आप जो है इसको कंसोल कराइए और देखिए कि रिजल्ट्स में आपको क्या डेटा आ रहा है, फील्ड्स में क्या डेटा आ रहा है, और अगर आप अपने ऊपर क्वेरी गलत लिख कर देखिए तो देखिए एरर आपको किस तरीके से आउटपुट होती है। तो मुझे लगता है यहाँ देख सकते हैं क्लाइंट वेरिएबल जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट में रिटर्न किया, अब इसमें ऊपर एक क्वेरी मेथड अप्लाई हुआ है। एक पर्टिकुलर हमारी माई सीक्वल को जैसे क्वेरी लिखते हैं, अब सेलेक्ट एज स्ट्रिंग मान लीजिए हमें कुछ टेबल से रिकॉर्ड चाहिए तो हमने इसमें डिफाइन कर दिया, और उसके बाद हमने सीधे जो फंक्शन एरर रिजल्ट्स और फील्ड आप कंसोल डॉट लॉग कराइए और आप इसमें से इनपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक से माई सीक्वल का अगर हमें अवेलेबल है या मॉड्यूल अवेलेबल है नोड.जेएस का मैनेजमेंट है। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कौन से और मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं नोड.जेएस में। इससे हमारा कोड तो चल जाएगा, बट दिस थिंग अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा माई सीक्वल में क्वेरीज वगैरह अपने राइट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें क्लाइंट डॉट क्वेरी में हमने यूज नोड करा था। नोड बेसिकली हमारा डेटाबेस का नाम है जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। क्रेडेंशियल्स आपको MySQL डॉट क्रिएट क्लाइंट वाला जो कोड था उसमें आपको क्रेडेंशियल्स पास करने होंगे कौन कौन से। एक तो आपका होस्ट, एक यूजर नेम और तीसरा पासवर्ड। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका यहाँ जब भी MySQL में कोड करेगा तो हमेशा ये चीज़ याद वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। उसको हम कैसे डील करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट डॉट क्वेरी यूज नोड। नोड मेरे डेटाबेस का नाम है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। क्लाइंट डॉट क्वेरी क्रिएट टेबल टेस्ट और इंटीजर टाइप का कंटेंट प्राइमरी
अब आप यहाँ पे क्वेरी देखिए, हमने सबसे पहले में एक क्रिएट की टेबल बनाई जिसमें हमने टेस्ट नाम की क्रिएट टेबल बनाई जिसमें हमने एक आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, एक कॉलम मिलेगा कंटेंट बाहर का 250 को जिसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी और प्राइमरी की हमने डिफाइन कर दी। हमारी आईडी जो है जो कि एक ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है, वो हमारी इस केस में प्राइमरी की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक टेबल को क्रिएट कर दिया है जिसमें अभी यहाँ पे से दो ही हमारे पास कॉलम्स हैं, एक है आईडी और दूसरा है कंटेंट। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरीके से हमने दो रिकॉर्ड्स को भी डाला है, एक में कंटेंट है हमने सिर्फ डाला, एक में हमने हेलो डाला और दूसरे में वर्ल्ड डाला। दो रिकॉर्ड ही अभी हमने इसमें अपने डाले हैं। आईडी की ऑटो इंक्रीमेंटेड है, वो ऑलरेडी 1 2 3 4 के फॉर्मेट में इंसर्ट हो रही है डेटाबेस में। जब हम इंसर्ट माई सीक्वल में यहाँ पे चलाएंगे तो हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। This works well but has one problem. If queries are constructed in this way and you have no direct control over the values used for the query, maybe because the value for content is provided by user entity it through a form on a web page, your application becomes vulnerable to SQL injection. जब भी मैं सीक्वेंस में डील करता हूँ तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत ही कॉमन केस है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर आप माई सीक्वल में कोड करते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट नो व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, हमने एक टेबल क्रिएट की क्वेरी देखी और डेटा इंसर्शन की क्वेरी देखी। अब यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी थ्रेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा एक फॉर्म है जो इस कंटेंट इस पर्टिकुलर कंटेंट जैसे हेलो वर्ल्ड है इसको पॉपुलेट कर रहा है और सीधे ही डेटाबेस में इंसर्ट करा देते हैं डेटा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या केसेस आ सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ डेटाबेस पर करप्ट हो सकता है बल्कि मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी अराइज हो सकती हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं प्लीज़ एक बार इसके इंजेक्शन के बारे में आप अपने एंड से भी पढ़िएगा what exactly is SQL injections and how we can be saved from this kind of injection. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये ट्रेनिंग डॉट क्वेरी यूज में हमने नोट नाम का एक डेटाबेस यूज करना है। एक यूज़र इनपुट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक यूज़र इनपुट है। जिसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, कमांड डिलीट फ्रॉम टेस्ट वेयर आईडी इक्वल। फिर इसके बाद हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, कमांड डॉट क्वेरी इंसर्ट इनटू टेस्ट कंटेंट। अब आप ये देखिए कि ये किसी यूज़र ने यहाँ सेंटर टेक्स्ट एंटर कर दिया और हमें डेटा सैनिटाइजेशन कुछ भी नहीं किया और डायरेक्टली हमने इंसर्ट करा दिया टेस्ट कंटेंट में। तो इसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम ये देखते हैं।
In this case, the attacker does not supply a simple text string, but instead prematurely closes the original query by closing the quotation mark and bracket with. She then starts her own query that deletes the row with ID 1. Because the second part of the original query, the closing quotation mark and the enclosing bracket would result in invalid display. The attacker prefixes this with 2 dashes. This results in everything after these dashes be treated as a command and therefore be ignored. अब यहाँ हम सिक्योरिटी थ्रेड देखते हैं क्या है। मान लीजिए ये एक यूज़र का इनपुट है जो किसी फॉर्म से आया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, ब्रैकेट बंद कर दिया, डिलीट फ्रॉम टेस्ट वेयर ID इक्वल टू 1 तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किसी एक यूज़र ने इस तरीके का इनपुट दिया है। अब क्योंकि ये इस तरीके से बन जाएगी, अगर ये एज इट इज पास हो तो आप देखिए आपकी क्वेरी क्या बनी, इंसर्ट इनटू टेस्ट कंटेंट वैल्यूज, क्योंकि अब यहाँ पर सीधे ये चीज़ पास हो गई है तो इसने इस पोर्शन को ब्लैंक कर दिया। क्वेरी चलाए डिलीट फ्रॉम टेस्ट वेयर ID इक्वल टू 1। अब इसने डिलीट की क्वेरी चला दी उस पर्टिकुलर टेस्ट टेबल पर जिसकी ID 1 है। अब इसने साइलेंटली जो है अब एक थर्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जिसकी ID 1 थी। नाउ द केस इज माइनस माइनस, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेरी जो बनी है इंसर्ट इनटू टेस्ट इसके बाद SQL की एरर रहेगी तो इसको सप्रेस करने के लिए कमेंट इसने डाल दिया जो कि डबल माइनस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जितनी भी वार्निंग है वो चुपचाप हैंडल हो जाए, सारी सप्रेस हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से क्लेवरली SQL इंजेक्शन पॉसिबल है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सेव दिस थिंग, इससे हम कैसे बच सकते हैं। Using placeholders with value assignments, we can guarantee that any part of your query that is supposed to be treated as a value is indeed interpreted by the database as a value and can never be interpreted as, for example, a delete command. बेसिकली यहाँ पे क्या करें हम इस तरीके से प्रॉब्लम्स या सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए हम जनरली प्लेस होल्डर्स का यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर्स काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो डेटाबेस को इस तरीके से खोलते हैं कि जो भी डेटा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी उस वैल्यू की वजह से कोई भी MySQL का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर आदमी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आपने डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकता है, वो एक यूज़र ID 1 के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है, वो पर्टिकुलर यूज़र डिलीट कर सकता है। तो उस ऐसी कोई भी क्वेरी नहीं चाहिए जो उस पर्टिकुलर वैल्यू से आ रही है। तो इस तरीके से हम डेटा का सैनिटाइजेशन करते हैं। Placeholders enable you to do this instead of concatenating your own commands together with user input into a final SQL statement.
You write a SQL statement that only contains the command you intend and does not contain any value. The placeholder denotes the location of value. The values are provided separately and the database combines both into a working statement. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यही है कि बेसिकली हम इसमें प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से आप समझ सकते हैं कंटेनर का टाइप होता है जिसमें कि डेटा हमारा बना होता है और वो डेटा किसी और क्वेरी से को नहीं चला सकता है सर्वर पर। तो इस तरीके से बेसिकली हम सिक्योरिटी थ्रेट से बच सकते हैं माइस्क्ल में। इस तरीके की क्वेरी बहुत ही बिग स्टेपुलेट कर सकती है। तो प्लीज डोंट ट्राई दिस until unless you are very sure कि what you are doing आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। Placeholders enable you to do this because instead of concatenating your own commands together with user input into a final SQL statement, you write a SQL statement that only contains the command you intend and does not contain any values. The placeholder denotes the location of values. The values are provided separately and the data is combined both into a working environment or a statement. So we will see the environment. Like the placeholders enable you to do this because instead of concatenating your own command, यहाँ पे अब हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ द प्लेस होल्डर डिनोट द लोकेशन ऑफ वैल्यूज। द वैल्यूज आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एंड द डेटाबेस कमांड्स पुट इनटू अ वर्क स्टेटमेंट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर कि एक तरीके का बेसिक प्लेस होल्डर हमें बना लेते हैं। अगर हम PHP में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का नाम सुना होगा। फ्रेंड्स, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी इसी तरीके का प्लेस होल्डर से क्रिएट करते हैं जो यहाँ पे करना टू अवॉइड SQL इंजेक्शन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से क्वेरीज में लिख सकते हैं और किस तरीके से सेव होंगे डेटाबेस में। आप देख सकते हैं क्लाइंट डॉट क्वेरी यूज नोड हमारा वो मेथड है जिसे हम यूज़ करेंगे। वो वो डेटाबेस है जिसे हम यूज़ करेंगे। वेयर यूजर इनपुट फिर से सेम हमने यहाँ क्वेरी लिखी जो हमने ऊपर लिखी ताकि हम चेक कर सकें ये मेथड हमारा इफेक्टिव है कि नहीं। तो आप यहाँ भी ये देख सकते हैं फिर हमने क्वेरी लिखी क्वेरी इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज यूजर इनपुट, फिर हमने उसको एंड कर दिया। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारा टेस्ट कंटेंट वैल्यूज तो सिमिलर रहा, बट अब उसकी जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया है और एक और पैरामीटर हम पास करना है यूज़र इनपुट के नाम से। अब ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं जाएगी बल्कि उसकी एक कॉपी जाएगी जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में फिल हो जाएगी।
मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अभी तो एक कंटेंट है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और भी होता है पेज नाम से, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज हमारी इस तरीके से, तो कि आपको ये बेसिक सिंटैक्स समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जब हम प्लेस होल्डर्स और पैरामीटर्स क्वेरीज लिखते हैं तो किस तरीके से हम शिनाख्त में वैल्यूज को सेट कर देते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि although the user input is still malicious, it cannot harm the database anymore because the server knows that anything in user input is to be treated as the value for the content field. We don't end up with a deleted row but with a number containing field as the value such and such. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दो जो पुरानी क्वेरी हमने सेम एज इट इज लिख दी, सिर्फ हमारा फर्क है पैरामीटराइज्ड क्वेरी में। तो ये किस तरीके से बेनिफिट हमें देता है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही है कि क्योंकि सर्वर जानता है एंड दैट एनीथिंग इन यूजर इनपुट इज टू बी ट्रीटेड एज द वैल्यू फॉर द कंटेंट फील्ड, यानी कि जो भी हमारा वो एज इट इज कंटेंट फील्ड है, हमारा कंटेंट है, ना कि वो कोई क्वेरी है जिसको एग्जीक्यूट करे। सो अगर हम एज इट इज क्वेरी कोई malicious क्वेरी जो है किसी फॉर्म में वो डाल दें, तो वहाँ पर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, सर्वर साइड पे कोड इस तरीके से लिखना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सो हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है डेटा को पैरामीटराइज्ड फॉर्म में भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज रीडिंग डेटा एफिशिएंटली। You can and should read from the database using placeholders too. NodeMySQL provides the resultant set into two different ways, providing a callback to the query or is the most straightforward. यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को रीड करेंगे। तो हमारे पास रीड करने के बेसिकली यहाँ पे हमें एक नोड इसकी नाम का नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किया। अगर आपको याद हो हमने पहला इंस्टॉल किया था npm install MySQL, बट ये उसका थोड़ा एडवांस लेवल है जिसका नाम है नोड माइनस MySQL, जो हमें दो तरीके से क्वेरीज को राइट करने देता है या पहले रीड करने देता है। तो ये है सबसे पहला तरीका, क्वेरी क्लाइंट क्वेरी सेलेक्ट id in function error world field if error throw error console.log results। यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड क्वेरी लिखी है, यानी कि दो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वो दो वैल्यूज को इनपुट करेगा। हमने 1,100 पास कर दिया। इसके बाद हमने कंसोल करा के देखा तो और हमने एरर को भी इस कोड में इस पर्टिकुलर कोड में हैंडल कर लिया। अब हम देखते हैं कि एज यू कैन सी we receive the complete set of rows as an array of objects in one row. When querying for large data sets, this can become problematic because node.js has to buffer the whole results at 10 memory। तो अब अगर आप यहाँ पे ये देखें तो हमने कोई क्वेरी फायर करी, अभी वो हमारे पास दो हमने वैल्यूज भेजी, सेट करी
जिसके बेसिस पर मैं डेटा है एक 1 और दूसरा 100, बट लेट सपोज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि नोड जस्ट डायरेक्टली मेमोरी में डेटा को रखता है, तो इसकी वजह से हमारा कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ मान लीजिए हमारा बफर का साइज बहुत ज़्यादा जो है क्रैश कर जाता है, मेमोरी लीक्स आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाता है। अगर हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड है क्योंकि वो मेमोरी में आ रहा है, तो डेफिनेटली नॉट अ कन्वीनियंट वे। इनिशियल लेवल पर सिर्फ कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर फर्दर आप इसको मत यूज़ करिए, उसकी जगह पे आप दूसरा तरीके के से भी काम कर सकते हैं। लोड माइस्क्ल स्ट्रीमिंग यूपीएस, ये वो दूसरा तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। इसमें हमने आप देख सकते हैं वेरियस इवेंट्स हैंडल किए, जैसे क्वेरी डॉट ऑन और ऑन फील्ड, ऑन रो, ऑन एंड। तो आप ये देख सकते हैं मल्टीपल इवेंट्स के लिए हमने मल्टीपल चीज़ें बना दी। तो मेरा सजेशन है कि आप जब भी माइस्क्ल को नोड के साथ कनेक्ट करें तो नोड माइनस माइस्क्ल को यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारी हमें फंक्शनलिटीज़ देती हैं इजीली हम जिनको प्रोग्राम कर सकते हैं, वही डिज़ाइन आउटपुट पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि मल्टीपल इवेंट्स रजिस्टर किए हैं। सो आई होप this is clear to you now. This particular course is brought to you by myexcelclass.com. Friends, I hope you enjoyed this session also very much. Thanks for watching.